अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। अरहर की फसल लगाएं, अच्छा लाभ कमाएं। मछलियों के आहार प्रबंधन का जरूरी सलाह। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है और यदि किसान भाई इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो अरहर की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्में कौन सी हैं और इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विशेषज्ञ अनुराग पटेल से। अगर हम खेतीबाड़ी की बात करें तो खरीफ सीजन में दलहन में मुख्य रूप से अरहर की खेती के लिए आपकी तैयारी चल रही होगी। अरहर के खेत लगभग तैयार हो रहे होंगे। इसमें सबसे पहली बात है कौन सी किस्में आपको चयन करना चाहिए। ये किस्में निर्भर करती हैं आपका खेत कैसा है। अगर हल्की भूमि है जहाँ मॉइस्चर नमी जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर आपको अगेती किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे उपास 120, ICPL 87, TJT 501। TJT 501 एक बहुत अच्छी किस्म है, इसमें उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा है। आशा है जिसको ICPL 119 कहते हैं। लंबी अवधि की किस्में जैसे मालवी 3 है, ग्वालियर 3 है। मध्य प्रदेश के लिए किस्में बहुत ही अच्छी हैं, इन किस्मों का चयन करना चाहिए। अरहर के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का चयन करना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अरहर की खेती के लिए समुचित जल निकासी वाली मध्य से भारी काली भूमि जिसका pH मान 7.0 से 8.5 का हो उत्तम मानी जाती है। इसके बाद खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। इसके बाद अरहर की खेती में हम पोषक प्रबंधन की बात करते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि हर क्षेत्र की भूमियां अलग अलग हैं, तो पोषक तत्व को प्रबंधन करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि 5 से 10 ट्राली जो है गोबर की सड़ी अच्छी पकी हुई खाद जो है या कंपोस्ट की खाद डालना चाहिए। ये अंतिम जुताई जो आप कर रहे हैं 10-15 दिन पहले खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम सामान्य तौर पर बात करें, आपने जांच नहीं कराई है
तो 25 से 30 किलोग्राम नत्रजन जिसे कहते हैं, 40 से 50 किलोग्राम जो है ये फास्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए, और 30 किलोग्राम से आसपास जो है 30 से 35 किलोग्राम जो है पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। ये डोज जो हम बता रहे हैं ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। किसान भाइयों, अभी आपने अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों की प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए अरहर बुआई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। बोने का समय, तो अरहर की बुआई मुख्य रूप से वर्षा जब प्रारंभ हो जाए तो अरहर की बुआई करनी चाहिए। वैसे अरहर की बुआई आइडियल समय जो है, उपयुक्त समय जो है, सबसे अच्छा समय जो माना जाता है वो 15 जून से 15 जुलाई तक। अगर पानी की उपलब्धता है तो हम 15 अगस्त तक भी बुआई इसकी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बीज दर की। जो अगेती किस्में हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बीज लगता है, 20 से 25 किलोग्राम बीज डालना पड़ता है। जो पछेती किस्में हैं चूँकि वो ज़्यादा फैलती हैं तो उसमें बीज दर कम लगता है, 15 से 20 किलोग्राम बीज दर लगता है। किसान भाइयों, अब बात आती है बीजोपचार की। तो बीजोपचार इसलिए भी ज़रूरी है कि बीजों के साथ कीटाणु के अंडे, रोगाणु के अंडे, ये सब चले जाते हैं। तो बीज उपचार कर देने से बीज के साथ दवाई जाती है या बीज के साथ टीका जाता है अर्थात। तो किसान भाइयों को चाहिए कि थीरम 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम, दोनों को 3 ग्राम मात्रा लेके प्रति किलोग्राम के दर से बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार करने का एक क्रम है किसान भाइयों, वो क्रम यह है, पहले फंजीसाइड से अर्थात फफूंदनाशी दवा से, जैसे हमने कार्बेंडाजिम बताया है। उसके बाद कीटनाशक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड से करना चाहिए। उसके बाद कल्चर से करना चाहिए, कल्चर अंतिम में करना चाहिए। इस क्रम में अगर आप बीजोपचार करेंगे तो आपका फसल सुरक्षित रहेगी और बहुत अच्छी फसल होगी। बोनी की विधि की बात करें तो खेत में पर्याप्त संख्या में पौधे हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए के लिए लाइन से लाइन की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर हो सकती है, क्योंकि वो देर तक फैलती हैं, ज़्यादा फैलती हैं, देर तक पकती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा जगह होनी चाहिए। और पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, और जो बीज की गहराई है वो 5 सेंटीमीटर लगभग गहराई पर बीज को बोना चाहिए। किसान भाई, ये इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों को ये चाहिए कि रेज्ड बेड या ब्रॉड बेड में बुआई करें तो ज़्यादा अच्छी फसल आएगी आपकी। उससे सिंचाई की भी, निदाई की भी और अन्य तमाम जो है सुविधाएं आपके लिए हो जाएंगी। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई खेती किसानी की, अरहर की प्रबंधन की विधियों को, इसमें लो कास्ट टेक्नोलॉजी है, इनका अगर आप ध्यान देते हैं, इनका आप उपयोग करते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं उन्हें मछलियों के अच्छे विकास के लिए मौसम के अनुरूप इनका आहार प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम के साथ मछलियों की खुराक में परिवर्तन होता है। और जैसे कि अभी राज्य में धीरे धीरे वर्षा बढ़ रही है, ऐसी परिस्थितियों में मछलियों को किस प्रकार का आहार खिलाएं जिससे मछलियों की अच्छी बढ़त हो सके। तो आइए इस बारे में जानते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। अच्छा, नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग मत्स्य पालन में आहार प्रबंधन क्यों करें और किस तरह करें इसके बारे में विस्तृत बताएंगे। फिर और हमारे देशों में भी अनेक राज्य में बड़े बड़े पैमानों पे मछली पालन हो रहा है, और इस तहत अगर हम अच्छे से अच्छा प्रबंधन करते हैं आहार की ओर, तो हम लोगों का क्या होगा, कम समय में मछली में अच्छे से अच्छे वृद्धि मिल सकती है। तो वो तभी मिलेगा जब हम सही आहार को सही समय चयन करेंगे। तालाब में प्राकृतिक आहार के लिए गोबर, चूना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग तालाब में मछली डालने से पहले और बाद में किया जाता है।
साधारणतः मत्स्य पालन में दो तरीके का आहार उपलब्ध होता है। एक है प्राकृतिक आहार और दूसरा पूरक आहार। पानी या जलीय जीव में ज़्यादातर जो नेचुरल जितना भी आहार है वो मिलता है हम लोगों को प्राकृतिक रूप से, जैसे उर्वरक देकर, एक आप अपना जैविक उर्वरक नहीं तो रासायनिक उर्वरक डालकर। अब कैसे इसको हम लोग डालेंगे? हम लोग कच्चे गोबर या गोबर गैस की स्लरी, ये दोनों चीज़ को अगर हम चयन करते हैं, उसको प्रति हेक्टेयर 10 टन अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है प्लवक जन्म लेने के लिए। और साथ ही साथ अगर रासायनिक के बात करें तो यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट 200 और 300 केजी प्रति हेक्टेयर प्रति साल। तो इस हिसाब से हम लोग तीनों चीज़ को चयन करते हैं प्राकृतिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए मछलियों के लिए। देखा गया है कि गोबर गैस की स्लरी कच्चे गोबर से बेहतर प्राकृतिक प्लवक का जन्म देता है। प्राकृतिक प्लवक दो समूह के होता है, एक है वनस्पति और दूसरा जंतु। ये दोनों समूह के जो प्लवक है वो छोटे से छोटे मछली बहुत आसानी से इसको ग्रहण करते हैं और इसको पचन क्षमता भी उसको बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोगों का जो स्पॉन या फ्राई मछली हो, इसको आसानी से ग्रहण करने के बाद विकास की ओर ज़्यादा वृद्धि मिल जाता है। शुरुआत में गोबर की खाद और चूना डालते हैं और अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब तालाब में प्राकृतिक आहार बनने लगता है तब मत्स्य बीज डाला जाता है। नेक्स्ट, पूरक आहार के लिए जितना भी प्राकृतिक आहार है वो हमेशा वृद्धि के लिए खास नहीं होता है। जब वो प्रौढ़ या प्रजनक मछली की ओर बढ़ता है तो उस समय में हम लोगों को पूरक आहार देना है। जब हम सही मात्रा में पौष्टिक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, उसके बाद गुड़ या मीठा और नमक, ये सब हम सही अनुपात में डालते हैं। मान लीजिए आप 100 किलो की आहार तैयार करते हैं, तब आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल की कन्ना, जिसको हम राइस ब्रैन बोलते हैं, नहीं तो आप गेहूं के चोकर, ये सब आप ले सकते हैं लगभग 45 किलो। और प्रोटीन की ओर पे आप सरसों के खोल 45 किलो। साथ ही साथ हम डालेंगे 6 किलो मछली की चूर्ण मतलब फिश मिल या फिर बोन मिल यानी हड्डी के चूर्ण। ये सब अगर हम मिलाते हैं तो हमारा कितना आ गया? 90 और 6 96 किलो। और 2 किलो हम डालेंगे गुड़ और 2 किलो डालेंगे खनिज लवण मतलब विटामिन मिनरल मिक्सचर। इसको पूरा मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको आटे की तरह हम डो बना लेंगे, गूंथ कर इसको गोलाकार बनाएंगे। कभी कभी बहुत सारे किसानों क्या करते हैं, अगर आपके पास अंगुली का मछली है और वो मछली बड़ा बड़ा डेला से मछली ग्रहण नहीं कर पाता है वो आहार, तो हम लोग गुटिका जैसे सेवई आप लोग बनाते हैं तो उसको हैंड पेलेटाइजर बोलते हैं। तो वो हैंड पेलेटाइजर के सहारे हम लोग मछली को गुटिकाएं बनाकर छोटा छोटा पीस में काट कर उसको हम डाल देते हैं तालाबों में, सुखाकर तालाबों में डाल देते हैं। अब जब हम पूरक और इसके आहार के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारा आप रेडीमेड खाना भी उपलब्ध है बाजार में, जैसे फ्लोटिंग फीड की ओर या सिंकिंग फीड की ओर, कि उसका जो आप जब दाना देते हैं तो वो तभी मतलब बहुत ही आधा घंटा के अंदर ही वो सब नीचे आ जाता है। तो इसी कारण फ्लोटिंग फीड का मतलब थोड़ा महंगा आता है और सिंकिंग फीड की तुलना में। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने हल्दी की फसल लगाई है वह इस समय बढ़वार की अवस्था पर हैं, लेकिन हल्दी का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में की जाने वाली शस्य क्रियाओं को समय पर करना होगा, जिसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह। निकाय गुराई का समय आ गया है, क्योंकि हल्दी किसान भाई आप लोग मई महीना में ही लगा चुके होंगे। अभी आप हल्दी में घास आ गया होगा, जिसे कि निकाय गुराई करना बहुत ज़रूरी है। हल्दी की अच्छी फसल होने के लिए 2-3 निराई करना आवश्यक हो जाता है। पहली निराई बुआई के 80 से 90 दिनों के बाद
तथा दूसरी निराई इसके 1 माह बाद करना चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है तो इसके पहले भी एक निराई की जा सकती है। इसके साथ ही साथ समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे वायु संचार अच्छा हो सके तथा हल्दी की फसल का पूर्ण विकास हो सके, जो कि उत्पादन से सीधा संबंध रखता है। और निकाय गुड़ाई के बाद उसमें कोड़नी करना पड़ता है। कोड़ने के बाद जो है हम उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। नवंबर माह में पत्तियों का विकास तथा धनकंद की मोटाई बढ़ना आरंभ हो जाता है, तो उस समय उपज ज्यादा प्राप्त करने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कंदों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। हल्दी की फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए समय समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और मिट्टी चढ़ाने के समय हम लोग उसमें खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बुआई के समय आप लोग नाइट्रोजन दिए होंगे। नाइट्रोजन के मतलब कि आप यूरिया दिए होंगे, म्यूरेट ऑफ पोटाश दिए होंगे और DAP दिए होंगे। तो अभी जो है जब हम निकाय गुड़ाई कर लेंगे उसके बाद उसमें कोड़नी कर लेंगे, तो मिट्टी चढ़ाने के समय हम उसमें आप ये डालेंगे, यूरिया डालेंगे। यूरिया आपको 35 किलो प्रति एकड़ की दर से डालना है और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 40 kg के हिसाब से डालना है। आप यूरिया जो है 35 किलो प्रति एकड़ की दर से पुनः उसका प्रयोग करें। ऊपर से टॉप ड्रेसिंग कर देना है, कुछ नहीं करना है। जब मिट्टी चढ़ा लिए, खेत में पूरा नमी रहे, तो आप प्रति कतार में यूरिया जो है डाल देंगे। अगर बारिश हो जाती है, जैसा कि इस बार सुखाड़ चल रहा है, अगर बारिश नहीं होती है तो हमें उसमें सिंचाई करना पड़ेगा। अगर बारिश हो जाती है तो सिंचाई की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बारिश नहीं पड़ती है। उस समय आपको 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है। हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग से काफी हानि होती है। इसके अलावा हल्दी की फसल को पर्णचित्ती रोग भी काफी हानि पहुंचाता है। इस रोग ग्रसित पौधे की पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे धब्बे बनने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए हल्दी के कंद को उपचारित करके बोना चाहिए। साथ ही खड़ी फसल में यह रोग दिखने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो उम्मीद है कि आपका फसल जो है अच्छा होगा। और अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रूपापुर जिला सतना के कृषक शिव सागर ने। ये बैगन की उन्नतशील किस्मों का चयन कर नर्सरी तैयार करने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो शिव सागर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बैगन को हम जानते हैं कि एक एग प्लांट के रूप में जानते हैं, जो मुख्यतः तीनों सीजन में उगा सकते हैं, खरीफ, रबी और जायद ऋतु में। ज़्यादातर किसान हमारे उसको बरसात ऋतु में उगाना पसंद करते हैं। ये हमारी गर्म जलवायु की फसल है, जिसके लिए हमें तापमान की 13 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी प्रजातियां जिनको हम आकार के आधार पर डिफाइन करते हैं, लंबे साइज वाली
प्रजाति, गोल साइज वाली प्रजाति या हाइब्रिड प्रजाति हम जो नर्सरी में बोने वाले हैं वो उचित उत्पादन देने वाली हो। पूसा पर्पल लॉक, आज़ाद क्रांति, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा बिंदु, पूसा ऋतुराज प्रजातियों के बीज का उपयोग करते हैं तो वो हम आगे जाके उत्पादन या उपज के स्तर को बढ़ा सकते हैं। बैगन की नर्सरी की जो क्यारी तैयार करते हैं उसमें खाद, पानी, सिंचाई व्यवस्था को ध्यान में रखते ही उस जगह क्यारी का चयन करते हैं। मृदा, हमें बैगन की क्यारी की तैयारी के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह की मृदा का हम चयन कर रहे हैं। मृदा के चयन के साथ साथ उसकी समतलता, उसका टोपोग्राफी की ऐसी जगह जहाँ पे पानी जमा ना हो तथा वो बलुई और साथ साथ उसका पीएच 5 से 7 पीएच वाली होनी चाहिए। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। जो हम किस्मों का बीज ले रहे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, एक साइज का हो, साइज के चयन के साथ साथ किसी तरह की बीज जनित बीमारी से ग्रसित ना हो। क्यारी में 350 से 500 ग्राम बीज पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर वो सीड ट्रीटेड नहीं है तो हम ट्राइकोडर्मा बेडाई के साथ 2 ग्राम पर केजी सीड से ट्रीटमेंट करके ही क्यारी में सोइंग करते हैं। जब क्यारी में सीड्स को सोइंग के लिए करते हैं तो हम विशेषतर ध्यान रखते हैं कि वो सीधी लाइन में हो, या तो हम किसी डंडी आकार से या रस्सी की सहायता से उसको स्ट्रेट रखते हैं, जिससे हमारा जब भी हम इरिगेशन दें, जब भी हम खरपतवार नियंत्रण करें या कोई भी एग्रीकल्चर की सस्य वैज्ञानिक प्रैक्टिस करें तो उस टाइम हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। पानी दे रहे हैं उस टाइम पे हमें बरसात में पानी भरा ना हो, उसकी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। सिंचाई के साथ साथ ड्रेनेज की भी हम व्यवस्था रखें। अगर बरसात के सीजन में हम बैगन की क्यारी बनाते हैं तो उस टाइम पे बरसात का जो पानी आ रहा है, अगर उस अवस्था में ज़्यादा पानी आए उस अवस्था में हम पानी को निकालने की व्यवस्था भी हो। दूसरा हो गया हमारा सिंचाई हो गया, पानी हो गया। अब निराई गुड़ाई, अगर हम उसमें खरपतवार रहते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण सस्य वैज्ञानिक जितना हो सके हम सस्य वैज्ञानिक विधि से करें, वो हाथ हैंड बीडिंग से खरपतवारों को नियंत्रित करें। नर्सरी प्लांटेशन के समय हम ये ध्यान रखते हैं कि नर्सरी जो हम बैगन की तैयार की है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है कि नहीं। तैयार के समय हम ये देखेंगे कि उसमें जो हमने नर्सरी तैयार की है वो 4 से 5 पत्तियां या 30 दिन की होने के पश्चात हम किसी भी फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो। इन सब सावधानियों के साथ किसान अगर क्यारी को तैयार करे और उसको ट्रांसप्लांट करे तो उसके साथ निश्चय ही उसको बहुत अच्छी उपज प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।